बहू का ब्लाउज वाली मेहंदी। शीला आज के जमाने की मॉडर्न बहू थी। उसे हर वो ट्रेंडिंग चीजें फॉलो करने की आदत थी जो कि ट्रेंड में हो, मगर इन चीजों की वजह से वो ये भूल जाती थी कि वो शादीशुदा है। ससुराल के प्रति एक बहू, एक पत्नी होने के नाते उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसे ही एक दिन शीला इंटरनेट पर देखती है कि मेहंदी वाले ब्लाउज बहुत ट्रेंड में है। उस ब्लाउज को देख शीला मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये क्या, ब्लाउज में मेहंदी का डिजाइन, ये तो बहुत यूनिक लग रहा है। इसे ट्राई करना तो बनता है। वैसे बहुत ही क्रिएटिव माइंड वाले इंसान ने इस मेहंदी वाले ब्लाउज का डिजाइन क्रिएट किया है। कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब तो मैं इस मेहंदी वाले डिजाइन का ब्लाउज बनवा कर ही रहूंगी। कहीं आसपास के सभी लोग फिर मुझे अपनी नजरों में न बसा ले, हर कोई मुझे देखता न रह जाए। सबके दिलों पर मैं सिर्फ और सिर्फ शीला का नाम होना चाहिए, क्योंकि शीला है ही इतनी सुंदर। थोड़ी देर बाद शीला की सास देविका वहाँ आती है और शीला से कहती है, अरे बहू, घर में ना एक हफ्ते बाद सत्यनारायण की पूजा है, तो थोड़ी साफ सफाई करनी है और पूजा पाठ में जो भी सामान लगने वाला है उन सब का इंतजाम करना है। तू जरा घर के काम के प्रति अपना ध्यान लगा ले। दिन भर फोन चलाने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, पूजा में पहनने के लिए अपने लिए एक अच्छी साड़ी ले लेना। और बहू, समय बिल्कुल नहीं है, इस पूजा में सभी रिश्तेदार भी आएंगे। लेकिन माँ जी, ऐसी क्या आन पड़ी थी आपको अचानक से कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करवानी है? मेरा मतलब है, कुछ जरूरी है क्या? बहू, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हमें जरूरत हो तभी हम पूजा करवाए या फिर पूजा करें। जरूरत पर की गई पूजा और भक्ति कभी सफल नहीं होती। दूसरी बात, जब से ये घर लिया है तब से हमने एक भी बार यहाँ सत्यनारायण पूजा नहीं करवाई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा लेते हैं। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें समय पर कर दूंगी। और सबसे पहले तो आज मैं अपने लिए शॉपिंग करती हूँ, मतलब साड़ी वगैरह देख लेती हूँ। उसके बाद पूजा का सामान और पंडित वगैरह का इंतजाम कर दूंगी। हर एक काम उल्टे तरीके से ही करना है। पंडित के बारे में सब कुछ मैंने पता कर लिया है। पूजा का दिन भी फाइनल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ तुझे मैं लिस्ट दे दूंगी, उस लिस्ट के हिसाब से पूजा का सामान लेकर आना है। खाने में क्या क्या बनेगा वह सब तुझे ही देखना है। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं जाकर अपने लिए साड़ी ले आती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या करना है। शीला अब उसी मेहंदी ब्लाउज के बारे में सोचने लगती है और एक सिलाई कढ़ाई और मेहंदी वाली सेंटर जाती है, जहाँ उसे दिव्या नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उस सेंटर को चलाती थी। शीला दिव्या को मेहंदी वाली ब्लाउज के बारे में बताती है। तभी दिव्या बोलती है, मेहंदी वाले ब्लाउज का डिजाइन तो मैं बना दूंगी, लेकिन आप शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं शामली में रहती होगी, तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मेरा मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीवी एक्ट्रेस, सेलिब्रिटीज के ऊपर अच्छी लगती है और इन चीजों में ना आप कंफर्टेबल नहीं होगी। लेकिन हम जैसे नॉर्मल इंसान इन चीजों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज लो जो आपको कंफर्ट जोन दे सके। अरे, तुम्हारा काम है ब्लाउज बनाना, कंफर्टेबल है या नहीं है वो मेरे ऊपर है। तुम्हें किसने कहा इतना लंबा ज्ञान देने के लिए? देखिए मैडम, आपकी मर्जी है, बाकी मैं बना दूंगी। मुझे क्या, मुझे तो पैसे और काम से मतलब है। दिव्या के लाख समझाने के बाद भी शीला तो अपने ताव में थी। उसे वही मेहंदी वाला डिजाइन चाहिए था अपने ब्लाउज में। अब क्या था, दिव्या उसका ऑर्डर ले लेती है और कहती है, ब्लाउज का आगे का हिस्सा तो मैं बना दूंगी, लेकिन जिस दिन आपको ब्लाउज ले जाना हो उस दिन 3-4 घंटे पहले आना मेरे पास। 3-4 घंटे पहले आओ? लेकिन किस लिए? इसलिए मैडम, क्योंकि बैक साइड में पूरा डिजाइन मेहंदी से किया गया है, तो आपके पीठ पर मुझे मेहंदी से ही ब्लाउज का डिजाइन बनाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा और मेहंदी को सूखने का भी तो टाइम देना है ना हमें। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शीला बाला से घर आ जाती है और वो बार बार खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह सोच रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब तो पूजा में आए हुए सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे देखेंगे। किसी का भी ध्यान पूजा में नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ शीला की जवानी में लगा रहेगा। ऐसे ही अब घर में पूजा की तैयारी होना शुरू हो जाती है। सास बेचारी अकेले ही घर की साफ सफाई कर रही थी, तो वहीं शीला सिर्फ और सिर्फ अपने आप को निहारने में ही लगी रहती थी। वो ज्यादातर वक्त अपने आप को दिया करती थी। ऐसे में अब पूजा वाला दिन नजदीक आ जाता है। तभी सास शीला से बोलती है, सच में बहू, अगर तेरे भरोसे काम छोड़ दूं ना तो वह काम कभी पूरा ही नहीं होगा। आधे से ज्यादा काम तो मैंने किया है, तू है कि बस अपने आप को निहारने में लगी है। अरे कम से कम पूजा पाठ के प्रति लापरवाही तो मत किया कर।
खैर ये सब छोड़ो, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। माँ जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आ रही हूँ। थोड़ी देर में शीला वो मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। सभी लोग शीला का ब्लाउज ही देख रहे थे, जो पूजा से उम्र में बड़े थे। उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक गई थी। यहाँ तक कि पंडित भी अपनी नजर नीचे करके बैठ गए थे। सभी लोग शीला का मजाक बनाने लगे थे, कुछ तो उसे 4 बातें सुनाने में लग गए थे। शीला को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये सब देखकर सास को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। शीला तुरंत अपने कमरे में जाती है और दूसरे कपड़े पहनकर अच्छे से नीचे आती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग पूजा पाठ करके वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सास शीला से कहती है, क्या हो गया बहू, तूने कपड़े क्यों बदल दिए? तुझे तो मजा आता है ना ऐसी चीजें करने में, फिर अचानक से इतनी शर्म कैसे आ गई तेरे अंदर कि तूने कपड़े बदल लिए? माँ जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हर कोई मुझे एक अजीब नजरों से देख रहा था। मुझे नहीं पता कि ये सब करने के बाद कैसा रिजल्ट मिलेगा। मैं बस इतना ही सोच रही थी कि हर कोई मेरे ब्लाउज की तरफ देखेगा और मेरी तारीफ करेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। बहू फैशन को एक ना दायरे में रहकर भी दिखाया जाता है, लेकिन जब दायरा पार कर कर दिखाया जाए तो उसे बेशर्मी कहा जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, वह करो जो आपको आपके सामने अच्छा दिखाई दे और आपको कोई कुछ ना कह पाए। शीला को अपनी सास की बात समझ में आ जाती है। अब वो ट्रेंड को फॉलो करती है, लेकिन सिर्फ वही चीजें जो कि उसके लिए नुकसानदायक ना हो। गरीब कमला अपनी 4 बहू सोना, मोनिका, राधा और सपना के साथ रहा करती थी। इतनी गरीबी झेलने के बाद भी गरीब कमला की चारों बहू एक साथ रहती और एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे पवन, सोनू और विनोद बेटा, तुम तीनों यही घर पे बैठे हो और तुम्हारा भाई ईंट की भट्टी पर मजदूरी करने के लिए भी चला गया। क्या आज तुम तीनों को काम पर नहीं जाना? वो क्या है ना माँ कि मालिक का बिजनेस बहुत नुकसान में जा रहा है और उन्होंने कई मजदूरों को काम से ही निकाल दिया। अरे वो तो भैया की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें नहीं निकाला। अब आप तीनों क्या करेंगे? बहुत जल्द बारिश शुरू होने वाली है और हमारी झोपड़ी भी टूट गई है। इस बार बारिश में हम कहाँ सर छुपाएंगे? हमने सोचा था कि इस बार चारों भाई को काम मिल गया है, एक ही जगह चारों मिलकर अपने लिए एक झोपड़ी बना लेंगे ताकि किसी के सर पर मुसीबत ना आए, पर लगता है इस बार भी हमें बारिश का सामना करना पड़ेगा। अरे आप सब हमारे होते हुए चिंता काहे करती हो? अरे जिस तरह से भगवान हमारा पेट भर रहा है उसी तरह से वो हमें हमारे हिस्से की झोपड़ी भी दे देंगे, चिंता ना करो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे क्या हुआ अगर हमें एक जगह से निकाल दिया, हम कहीं और कोशिश करेंगे। इस बार हमें दिन रात एक भले ही क्यों ना करना पड़ जाए, हम इस बार अपनी झोपड़ी बनाकर मानेंगे। इतना बोलकर कमला के तीनों बेटे भी काम की तलाश में घर से चले जाते हैं। कमला और उसका पूरा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में एक साथ रहा करता था, जहाँ सोना भी मुश्किल था। अब इसी तरह से समय गुजरता है, पर कमला के तीनों बेटे को नौकरी नहीं मिलती और जैसे तैसे अकेला सुमित घर चलाता है। ऐसे ही एक दिन, अब तो एक वक्त का खाना भी हमारे लिए पहाड़ होता जा रहा है। आज रात को खाते हैं तो कल सुबह का सोचना पड़ता है। अब इस तरह से घर नहीं चलेगा, हम सबको काम की तलाश करनी होगी। जितना हम सब काम करेंगे हमारे लिए उतनी आसानी होगी अपनी झोपड़ी बनाने में। कमला का पूरा परिवार बारिश में अपनी अलग झोपड़ी बनाकर रहना चाहता था, क्योंकि जिस झोपड़ी में वे लोग रहते थे वह झोपड़ी काफी छोटी थी। उस झोपड़ी में अगर 6 लोग सोते तो 2 लोग बैठे रहते हैं। इसलिए अब घर की बहू भी बाहर नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। मालिक, क्या मुझे आपके घर में नौकरी मिल सकती है? मैं घर के सारे काम जानती हूँ, आपके घर की अच्छे से देखभाल करूँगी, कोई शिकायत नहीं आएगी। प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए, प्लीज हमें नौकरी पर रख लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें काम की सख्त जरूरत है। देखो हमारे घर में पहले से ही एक नौकर है, हम एक से ज्यादा नौकर रख नहीं सकते, इसलिए हम तुम दोनों में से किसी एक को ही रखेंगे और अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों बताओ कौन हमारे यहाँ काम करेगा? दीदी तुम यहाँ काम कर लो, मैं कहीं और काम देख लूंगी। दोनों देवरानी जेठानी
आपसी सहमति से उस घर में काम के लिए रुक जाती हैं। पर सोना, सपना और मोनिका अब काम की तलाश में इधर उधर घूमती है। बहू, तुम चारों आ गई। कैसा रहा आज का दिन? किसी को नौकरी मिली या नहीं? नहीं माँ जी, पर खुशखबरी है कि राधा को नौकरी मिल चुकी है। अब हमारे घर में 2 जने हैं जो काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। तुम तीनों हिम्मत मत हारना। राधा बहू की तरह तुम तीनों को भी काम मिल जाएगा, और भगवान ने चाहा तो तुम तीनों से पहले मेरे तीनों बेटों को भी नौकरी मिल जाएगी। भगवान हम पर दया दृष्टि बनाए रखना। कमला और उसके परिवार को उम्मीद की छोटी सी किरण नजर आती है जब राधा की नौकरी लगती है और रात को ही तेज बारिश होने लगती है और उनकी बची कुची झोपड़ी भी पूरी तरह से उजड़ जाती है। भगवान, आखिर हमसे चाहता क्या है? हम सब बेरोजगार हैं। ले देकर एक झोपड़ी थी, वे भी बारिश के मौसम आने से पहले ही उजाड़ गया। इस तेज आंधी तूफान में हमसे हमारी टूटी फूटी झोपड़ी भी छीन ली। मोनिका, हिम्मत मत हारो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम तीनों नौकरी की तलाश में जाओ। हम तीनों भाई माँ के साथ मिलकर झोपड़ी की छत ठीक करते हैं, ठीक है? हाँ बहू, पवन बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक पैसे नहीं हो जाते और 4 अलग झोपड़ी नहीं बन जाते, तब तक हमें इसी झोपड़ी में अपना गुजारा करना पड़ेगा। मैं माँ जी की बात से सहमत हूँ। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब कमला की तीनों बहू अगले दिन भी नौकरी की तलाश में निकल जाती हैं और राधा नौकरी के लिए चली जाती है। कमला का बड़ा बेटा भी काम पर चला जाता है और कमला अपने तीनों बेटों के साथ अपनी झोपड़ी की छत बनाने लगती है। माँ, अब तुम जाकर आराम कर लो। तुम थक गई होगी, हम तीनों भाई कर लेंगे। जाओ। बेटा, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? तुम तीनों थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। आज तुम बैठो, हम तुम्हें खाना निकाल कर देंगे। अब तुम्हारे बेटे बड़े हो गए हैं, हमें हमारा कर्तव्य निभाने दो। कमला के तीनों बेटे कमला को आराम करने देते हैं और अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। अपने बेटों का ये प्यार देखकर कमला की आंखें भर जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार कमला की चारों बहू को नौकरी मिल जाती है। ये खबर सुनकर कमला बहुत खुश होती है और अपने तीनों बेटों से कहती है, बेटा, तुम चारों ने देखा ना, मेरी चारों बहू की नौकरी लग चुकी है। अब हमारे घर में सिर्फ 3 जने बेरोजगार हैं। बेटा, तुम तीनों हिम्मत मत हारना, तुम्हें एक दिन नौकरी जरूर मिल जाएगी। हाँ माँ, हमें अभी भी भगवान पर पूरा भरोसा है और तुम्हारे आशीर्वाद पर भी। देखना, बरसात में मौसम से पहले तुम तीनों को नौकरी मिल जाएगी और इस बार हम बरसात में अपनी झोपड़ी में रहेंगे। हमारे भी सर पर छत होगी इस बरसात पर। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ जी, कहाँ मिलेगी? मुझे समझ नहीं आता मेरे बच्चे मेरी फिक्र करना कब छोड़ेंगे, जब मैं मर जाऊंगी तब। अरे, मुझ बुढ़िया के लिए क्या झोपड़ी बनाओगे? तुम चारों को अलग अलग झोपड़ी की जरूरत है। मैं तो कहीं भी रह लूंगी, कभी सोना बहू की झोपड़ी में तो कभी मोनिका की बहू की झोपड़ी में। चारों बहू को नौकरी मिलने के बाद कमला और उसके बहू बेटों के आंखों में एक रोशनी की किरण जग जाती है। अब समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते कमला के तीनों बेटों की भी नौकरी लग जाती है। पर अफसोस, जैसे ही उसके बेटे की नौकरी लगती है, उसी दिन से बारिश अपना कहर दिखाने लगती है। लगता है इस बरसात में भी हमें अपनी इस छोटी झोपड़ी में गुजारना पड़ेगा। मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, अपने बहू बेटों को उनके हिस्से की झोपड़ी देने का। अरे माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो? अब आपके चारों बहू बेटे को नौकरी मिल चुकी है। अब हमारी परिस्थिति पहले जैसी नहीं रही। हम पूरे दिन काम करेंगे और रात को जब बारिश रुकेगी, हम रात भर जाग कर अपनी झोपड़ी खुद तैयार करेंगे, ठीक है ना? कमला के चारों बेटे इसी तरह से सुबह काम पर जाते हैं और रात को घर आकर बारिश के रुकने का इंतजार करते। बारिश जैसे ही रुकती, कमला के चारों बहू बेटे अपने काम पर लग जाते और कमला उन सभी के लिए खाना बनाती। देखते ही देखते बहुत जल्द कमला के चारों बहू बेटे अपनी अपनी झोपड़ी बना लेते हैं और अपनी अपनी झोपड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं। मेरी बहुओं की झोपड़ी कितनी सुंदर लग रही है। भले ही छोटी है, पर मुझे खुशी है कि उन्हें उनके हिस्से की झोपड़ी मिल गई। हम गरीबों के नसीब में तो झोपड़ी ही लिखी है। माँ जी, अब आप अपनी चारों बहुओं की झोपड़ी देख लीजिए।
और आपका इस बारिश में जिसकी झोपड़ी में रहने का दिल करे आप रह सकती हैं। कमला जैसे ही सोना की झोपड़ी से अपना पहला कदम बाहर निकालती है, तेज बारिश होने लगती है, पर सोना की झोपड़ी में एक बूंद पानी नहीं आता। ये देखकर कमला के दिल को बहुत खुशी मिलती है और इस तरह से कमला की चारों बहू बारिश में अपनी झोपड़ी अपनी मेहनत से बनाकर तैयार कर लेती है।